हेलो स्टूडेंट्स, पीजी थर्ड सेमेस्टर। आज हम लोग मनोविदालिता यानी स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मनोविदालिता का अर्थ क्या है, इसे समझना चाहिए। मनोविदालिता या स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक रोग है। मनोविदालिता चिंतन एवं विक्षुब्ध मनोदशा की विकृति है। चिंतन में ऐसी विकृति की अभिव्यक्ति रोगी किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की अक्षमता तथा किसी संप्रत्यय के विकास में अपनी असमर्थता के रूप में करता है। इससे रोगी में गलत प्रतिक्षण एवं गलत विश्वास उत्पन्न होता है। वास्तविकता को समझने में अनेकों कठिनाइयाँ होती हैं तथा भाषा संबंधित सांवेगिक अभिव्यक्ति में तालमेल करने में असमर्थता होती है। उपरोक्त संदर्भ में डेविसन एंड नील 1996 ने मनोविदालिता को इस प्रकार परिभाषित किया है। उनके अनुसार मनोविदालिता मनोविक्षिप्त विकृतियों का एक समूह है जिसमें चिंतन, संवेग तथा व्यवहार में अत्यधिक विक्षुब्धता की विशेषता होती है। विकृति चिंतन जिसमें विचार तार्किक रूप से संबद्ध नहीं होते हैं, दोषपूर्ण प्रतिक्षण एवं ध्यान होता है। पेशीय क्रियाओं में अनेक विक्षुब्धता होती हैं तथा चिपटा या अनुपयुक्त भाव होता है। ये रोगी को अन्य लोगों एवं वास्तविकता से दूर करके उसे व्यामोह तथा विभ्रम के काल्पनिक दुनिया में ले जाता है। यदि हम इस विस्तृत परिभाषा पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट होता है कि मनोविदालिता का रोग एक गंभीर रोग है, क्योंकि इसमें रोगी का संपूर्ण व्यक्तित्व विक्षुब्ध हो जाता है यानी डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी विशेषताओं में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित मुख्य होता है। पहला, रोगी का चिंतन इतना डिस्टर्ब होता है कि उसके विचार का तार्किक क्रम ही समाप्त हो जाता है। रोगी को वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता और उसकी अपनी काल्पनिक दुनिया बन जाती है जिसमें वह तरह तरह के डेल्यूजन तथा हेलुसिनेशन की प्रबलता होती है। चूँकि रोगी काल्पनिक दुनिया में रहता है और उसी दुनिया में रहना पसंद करता है, इसलिए स्वाभाविक है कि अनेक लोगों से उसका सामाजिक संपर्क टूट जाता है। रोगी का सिर्फ चिंतन एवं संवेग ही नहीं बल्कि व्यवहार भी काफ़ी विघटित हो जाता है। जाहिर सी बात है, मनोविदालिता का रोग काफ़ी गंभीर है। इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो कहा जाता है कि मनोविदालिता एक इतना गंभीर विकृति है जो मानव सभ्यता में बहुत पहले से ही ज्ञात है, भले ही उस समय इसका नाम कुछ और रहा हो। कटिंग ने कहा है कि इस ऐसे ही रोगी को पागल कहा जाता था। हिप्पोक्रेटिस 460 to 370 BC, जो एक मशहूर ग्रीक चिकित्सक थे, उन्होंने कहा कि यह रोग शरीर के द्रव्यों के कुछ कारणों से उत्पन्न असंतुलन से उत्पन्न होता है। गैलेन, जो रोमन चिकित्सक थे, ने इस रोग के लिए डिमेंशिया शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलकर 1865 में बेल्जियम के साइकियाट्रिस्ट जिनका नाम बेनेडिक्ट मॉरेल था, 14 साल के एक ऐसे बच्चा जिसमें उत्तरोत्तर उदासीनता, प्रत्याहार तथा सांवेगिक अस्थिरता के मुख्य लक्षण थे, के लिए डिमेंशिया प्रिकोसिस पद का प्रयोग किया था। यह लड़का एक कुशाग्र बुद्धि का था तथा शैक्षणिक निष्पादन बहुत अच्छा था, परंतु धीरे धीरे वह सभी शैक्षणिक चीज़ों से में अभिरुचि खो दिया
और वह उन चीज़ों को भूल गया जिसे वह सीखा था। लड़के के गंभीर बौद्धिक एवं मानसिक ह्रास के लिए डिमेंशिया पद का प्रयोग किया गया तथा इस तरह के मानसिक ह्रास के आरंभिकता को बतलाने के लिए इकोक पद का उपयोग किया गया। एमिल क्रैपलिन जो एक मनोचिकित्सक थे, मॉरेल द्वारा प्रतिपादित नाम डिमेंशिया प्रीकोक के लिए उसका लैटिन प्रारूप का प्रयोग किया और ये लैटिन प्रारूप था डिमेंशिया प्रीकोक्स। इस तरह से मनोविदालिता का प्राक नाम डिमेंशिया प्रीकोक्स था। इस पद में डिमेंशिया का मतलब उत्तरोत्तर बौद्धिक ह्रास यानी प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल डिटोरेशन से तथा प्रीकोक्स से तात्पर्य आरंभिक यानी शुरुआती लक्षण से था। क्रैपलिन ने इन रोगी के में एक समान मानसिक दुर्बलता का मुख्य लक्षण पाया जिसमें अन्य बातों के अलावा विभ्रम, व्यामोह, नकारात्मकता, ध्यान संबंधी कठिनाइयाँ, सामवेगिक दुष्क्रिया, रूढ़िगत व्यवहार आदि मुक्त थे। परंतु क्रैपलिन ने मनोविदालिता को इन लक्षणों के आधार पर परिभाषित करने के अतिरिक्त और भी कुछ नहीं किया। उन्होंने इन अलग अलग लक्षणों को अंतर संबंधित करने का कोई खास प्रयास नहीं किया। 1911 में स्विट्ज़रलैंड के मनोविज्ञानी जिनका नाम ब्यूलर था ने इस तरह के मानसिक विकृति का नाम मनोविदालिता दिया। उन्होंने कहा कि डिमेंशिया प्रीकोक्स इस विकृति का उपयुक्त नाम नहीं है और इसलिए उन्होंने दो ग्रीक शब्दों अर्थात स्कीजिन तथा फ्रेन पदों को मिलाकर स्कीज़ोफ्रेनिया नाम इस मानसिक विकृति को दिया। स्कीजिन का मतलब विभक्त होना यानी टू स्प्लिट तथा फ्रेन का मतलब मन होता है। क्योंकि ब्यूलर ने इस रोग में रोगी के चिंतन एवं संवेग के साहचर्यात्मक धागे में स्पष्ट रूप से विभाजन के लक्षण मुख्य रूप विभाजन के लक्षण पाए थे, अतः उन्होंने इस मानसिक विकृति का नाम इस ढंग से किया। मनोविदालिता की व्याख्या करने में ब्यूलर स्पष्ट रूप से क्रैपलिन से दो मुख्य बिंदुओं पर भिन्न विचार व्यक्त किए थे। पहला, इस विकृति की शुरुआत कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी के आरंभिक वर्षों में ही हो, जैसा कि क्रैपलिन का दावा था। दूसरा, इस विकृति में डिमेंशिया के ही लक्षण होंगे आवश्यक नहीं है। वास्तव में ब्यूलर ने मनोविदालिता की व्याख्या एक स्वतंत्र ढंग से किया जो तुलनात्मक रूप से अधिक वैज्ञानिक भी था। ब्यूलर के अनुसार मनोविदालिता में चिंतन प्रक्रियाओं का बिखराव पाया जाता है, संवेग तथा चिंतन में विखंडन होता है तथा वास्तविकता के प्रतिहारी व्यवहार होता है। उन्होंने बल डालते हुए यह भी कहा कि मनोविदालिता से अर्थ कदापि ये नहीं होता कि इसमें रोगी का व्यक्तित्व दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है। हालांकि कुछ लोगों द्वारा मनोविदालिता का गलत अर्थ यही लगाया जाता है। ब्यूलर ने मॉरेल द्वारा मनोविदालिता के प्रस्तुत वर्णन का थोड़ा और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि रोगी में बौद्धिक ह्रास हो तथा उत्तरोत्तर मानसिक ह्रास होने का कोई नियम नहीं होता। इसके विपरीत उन्होंने ये बतलाया कि इस विकृति में बहुत से ऐसे रोगी होते हैं जो अंततः अपने व्यवहार में एक तरह की निरंतरता एवं अस्थायित्व दिखाई देते हैं। डिमेंशिया शब्द आगे चलकर स्किज़ोफ्रेनिया हुआ। इसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तो दिया गया, लेकिन मुख्य बात प्रश्न अनुसार ये है कि इस रोग के क्या क्या प्रमुख लक्षण हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसे इस प्रकार समझाने का प्रयास किया है। उनके अनुसार इसके 3 प्रमुख लक्षण होते हैं: पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और साइकोमोटर सिम्टम्स।
पॉजिटिव सिम्टम्स यानी धनात्मक लक्षण से तात्पर्य उन लक्षणों से होता है जिसमें रोगी सामान्य कार्य की मनोवैज्ञानिक ज्यादती या बहुलता दिखलाता है। इस श्रेणी के लक्षणों में डेल्यूजन, विघटित चिंतन एवं संभाषण यानी डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच, विभ्रम यानी हेलुसिनेशन तथा अनुपयुक्त भाव, इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट मुख्य हैं। ये सब धनात्मक लक्षण है। ऋणात्मक लक्षण से तात्पर्य उन लक्षणों से होता है जिसमें रोगी सामान्य कार्यों की मनोवैज्ञानिक कमी यानी साइकोलॉजिकल डेफिसिट दिखलाता है। इस श्रेणी के लक्षणों में संभाषण की कमी, थोतरा एवं कुंठित प्रभाव तथा बाह्य वातावरण के साथ क्षुब्ध संबंध आदि मुख्य हैं। मनोपेशीय लक्षण इस श्रेणी के लक्षणों में व्यक्ति के गति में स्वाभाविकता की कमी, हाव भाव, पैर तैराकी में अनोखापन आदि मुख्य हैं। इन तीनों तरह के लक्षणों का सविस्तार वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। धनात्मक लक्षण मनोविदालिता के कई धनात्मक लक्षण हैं जिसका वर्णन इस प्रकार है। पहला है डेल्यूजन, व्यामोह। इस तरह के व्यामों से तात्पर्य एक ऐसे गलत विश्वास यानी फॉल्स बिलीफ से होता है जिसके गलत होने का सबूत उपस्थित होने के बावजूद भी व्यक्ति उसे गलत मानने को तैयार नहीं होता। मनोविदालिता के कुछ रोगी तो ऐसे होते हैं जिनमें एक ही व्यामोह प्रबल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जिनमें एक से अधिक डेल्यूजन स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। APP 1994 में मनोविदालिता में सबसे प्रमुख डेल्यूजन जो था, उन्होंने कहा कि सबसे प्रमुख डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन यानी दंडात्मक व्यामोह होता है। लेकिन अन्य व्यामोह जैसे संदर्भ, बड़प्पन एवं नियंत्रण का व्यामोह भी अधिक देखने को मिलता है। दंडात्मक व्यामोह में मनोविदालिता के रोगी को ऐसा विश्वास हो जाता है कि लोग उन्हें योजना बनाकर विभेदित कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, उस पर आक्रमण करने वाले हैं या उन्हें जानबूझकर तंग कर रहे हैं। जबकि संदर्भ के व्यामों में रोगी दूसरे के कार्यों एवं व्यवहारों में विशेष एवं व्यक्तिगत महत्व जोड़ता है। जैसे कुछ आदमियों को आपस में बातचीत करते देख रोगी को यह विश्वास हो जाता है कि वे लोग उसके बारे में ही बातचीत कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह से डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर यानी बड़पन के व्यामों में रोगी अपने आप को बड़ा आविष्कारक, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, धार्मिक एवं राजनीतिक नेता होने का विश्वास विकसित कर लेता है। नियंत्रण के व्यामों में रोगी को यह विश्वास हो जाता है कि उसके आवेग, भाव, चिंतन एवं क्रिया आदि का नियंत्रण उनके द्वारा न होकर दूसरों के द्वारा हो रहा है। जैसे एक मनोविदालिता के महिला रोगी को यह विश्वास हो गया था कि उसके खाने की आवश्यकता, कार चलाने की गति तथा अन्य लोगों के प्रति उसका किया गया व्यवहार का निर्धारण कुछ बाह्य बलों द्वारा होता है। मनोविदालिता के रोगी में व्यामोह होने का कारण उसका व्यवहार विद्रोही भी हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, बिंदु है, वो है हेलुसिनेशन यानी मनोविदालिता के रोगी में विभ्रम की बहुलता पाई जाती है। किसी बाह्य उद्दीपक की अनुपस्थिति में व्यक्ति में होने वाले प्रत्यक्षण को विभ्रम कहा जाता है। मनोविदालिता के रोगी में विभ्रम का बहुत ही मजबूत सबूत पाया गया है। मनोविदालिता के रोगी में ऐसे तो कई तरह के विभ्रम पाए जाते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो विभ्रम होता है वो है श्रवण विभ्रम। APA 1994 तथा मूसेर एवं उनको सहयोगियों द्वारा
दिए गए प्रयोगात्मक सबूत के आधार पर मनोविदालिता के रोगी प्राय कुछ ऐसी आवाज़ एवं बोली सुनने का प्रत्यक्षण करते हैं जो उसके सिर से बाहर से आते हैं। ये बोली जानी पहचानी भी हो सकती है या नया भी हो सकता है, किसी एक आदमी का हो सकता है या कई आदमियों का, आलोचना भी हो सकता है या प्रशंसा भी हो सकती है। रोगी प्राय ईश्वर से सीधे बातचीत करने का अनुभव बतलाता है तथा वह उनके आदेश को सुनता है, उनके आदेश को देता है। इस प्रकार के विभ्रम अक्सर उनमें होती है। इसके अलावा कई टैक्टाइल हेलुसिनेशन, सोमैटिक हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन या गस्टटरी हेलुसिनेशन भी मनोविदालिता के रोगियों में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है विघटित चिंतन तथा संभाषण, यानी डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच। मनोविदालिता के रोगी का संभाषण पैटर्न, चिंतन पैटर्न बहुत ही विघटित होता है। DSM-4 में विघटित संभाषण पर तुलनात्मक रूप से अधिक बल डाला गया है, क्योंकि विघटित संभाषण तो वस्तुनिष्ठ ढंग से मापना थोड़ा कठिन होता है। विघटित संभाषण से तात्पर्य ऐसे संभाषण से है जिसमें रोगी के विचारों के बीच साहचर्य ढीला ढाला होता है तथा उसमें रोगी का विचार एक विषय से दूसरे विषय पर इतनी तेजी से बदलता है कि सुनने वाला व्यक्ति उसका कोई अर्थ नहीं निकाल पाता। इसी तरह से रटर 1984 द्वारा किए गए अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि मनोविदालिता के रोगी अक्सर अनुपयुक्त प्रश्न पूछते हैं तथा उनका अनुपयुक्त उत्तर भी देते हैं। इनके अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि मनोविदालिता के रोगी का संभाषण संपूर्ण रूप से अस्पष्ट, आवृत्ति ज़रूरत से ज़्यादा मूर्त तथा अमूर्त होता है, जिसमें यह भी नहीं समझ में आता कि वह क्या कह रहा है। हाँ, इतना तो अवश्य पता चलता है कि उसका चिंतन भी विघटित है। ऐसे रोगी औपचारिक चिंतन विकृति की अभिव्यक्ति सतत तथा तुकांत यानी प्रेजर्वेटिंग और रिदिम द्वारा करता है। संतनन में रोगी अपने शब्द एवं वाक्यों को बार बार दोहराता है तथा कभी कभी वह अपने चिंतन एवं वाक्यों को निर्देशित करने के लिए कुछ तुकांत शब्दों का भी उपयोग करता है। इसके अलावा अनुपयुक्त भाव, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। मनोविदालिता के बहुत से रोगी द्वारा अनुपयुक्त संवेग अर्थात परिस्थिति के अनुरूप ना होकर परिस्थिति से भिन्न संवेग दिखलाया जाता है। जैसे ऐसी सूचना मिलने पर जिससे वह खुश हो सकता है, ऐसे रोगी दुख व्यक्त करते हैं। उसी तरह से जब उन्हें कोई भयानक या घबरा देने वाली बात कही जाती है तो वे हंसना प्रारंभ कर देते हैं। इतना ही नहीं, उनकी मनोदशा में भी अनुपयुक्त बदलाव आते देखा गया है। स्पष्ट है कि मनोविदालिता में कई तरह के धनात्मक लक्षण होते हैं जिनसे उनके व्यवहार में कई तरह के मनोवैज्ञानिक बाहुलता यानी साइकोलॉजिकल एक्सेस का पता चलता है। इसके अलावा कुछ निगेटिव सिम्टम्स भी मनोविदालिता के रोगी डेवलप करते हैं, जैसे कि संभाषण की कमी, थोतरे एवं कुंठित प्रभाव, डिस्टर्बेंस इन वायलेशंस, डिस्टर्ब रिलेशंस विथ एक्सटर्नल वर्ल्ड्स, ये सब चीज़ भी उनमें पाई जाती है। और उनमें साइकोमोटर सिम्टम्स भी होते हैं। साइकोमोटर सिम्टम्स यानी मनोविदालिता के रोगियों में मनोपेशीय लक्षण भी पाए जाते हैं। ऐसे रोगी में उनके द्वारा किए गए व्यवहार के हाव भाव, गति एवं दिशा काफ़ी विस्मयपूर्ण एवं हास्यास्पद होता है। उनके व्यवहार काफ़ी रिपीटेटिव होते हैं, उद्देश्यपूर्ण नहीं होते हैं। कभी कभी मनोविदालिता के मनोपेशीय लक्षण एक अनंत प्रारूप ले लेते हैं, जैसे कैटाटोनिया कहा जाता है, इसमें कैटाटोनिया स्टूपर, कैटाटोनिया दृढ़ता, कैटाटोनिया हाव, कैटाटोनिक उत्तेजन तुलनात्मक रूप से अधिक सामान्य है। कैटाटोनिक सुपर में रोगी अपने पर्यावरण के प्रति पूर्णतः अनभिज्ञता तथा अनुक्रियता दिखलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह लंबे समय तक गतिहीन एवं खामोशी की अवस्था में अपने आप को खोया पाता है। कैटाटोनिक दृढ़ता में रोगी घंटों एक दृढ़ एवं सीधा मुद्रा या भंगिमा इस ढंग से बनाए रहता है कि वह उसमें किसी
ढंग का परिवर्तन को पसंद नहीं करता। कैटाटोनिक हाव भाव में रोगी लंबे समय तक एक अजूबे शारीरिक स्थिति बनाकर, जैसे घंटों एक पैर पर खड़ा रहकर एक हाथ सीधा ऊपर उठाए खड़ा रहता है। इस तरह की साइकोमोटर सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में अक्सर देखी जाती है। स्पष्ट हुआ कि मनोविकलता के रोगी द्वारा कई तरह के लक्षण दिखाए जाते हैं, जिनके आधार पर उनकी पहचान तथा निदान में मदद मिलती है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर इमरान खान, एसोसिएट प्रोफेसर, DAV कॉलेज सिवान। अगले एपिसोड में इसके इटियोलॉजी यानी कारण पर डिस्कस होगा। थैंक यू।